बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के इंग्लिश के इस ग्रामर सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क के हवाले से कि पंक्चुएशन मार्क्स किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इससे रेलिवेंट बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट्स हैं जिस हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से एग्जामिनेशन में आती हैं और इस हवाले से हमारे फ्रेंड्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज का सेशन कंप्लीट देखने के बाद पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और आप पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि व्हाई वी नीड पंक्चुएशन मार्क्स, यानी हमें पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप में से अक्सर लोग रोड के ऊपर सफ़र करते हैं और आपने रोड के ऊपर सफ़र करते हुए मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स देखते होंगे और इन ट्रैफिक सिग्नल्स में बहुत सारी हदायत और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, बहुत सारे साइंस लगे होते हैं जो उस वक्त के माहौल के मुताबिक आपको बता रहे होते हैं। कहीं स्टॉप लिखा होता है, कहीं यू टर्न का बोर्ड लगा होता है, कहीं नो ओवरटेकिंग लिखा होता है और कहीं स्पीड लिमिट लिखी होती है। इसी तरह हम देखें तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट पे आपने रुकना होता है, ग्रीन लाइट पे आपने चलना होता है और रोड के आगे जो आने वाली चीज़ें उस हवाले से बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि आपको रोड और उसके इन्वायरमेंट के हवाले से बताया जाए और रोड को अच्छे अंदाज में रेगुलेट किया जाए। इसी तरह अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो हमारी ज़िंदगी में हम कभी बहुत खुश होते हैं, हमारे यहाँ खुशी होती है और हम खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और कभी ऐसे लम्हात भी आते हैं कि हम बहुत परेशान होते हैं और परेशानी और गम में मुब्तला होते हैं और उसका इजहार जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से कर रहे होते हैं। कभी हमें शदीद गुस्सा आता है और हम गुस्से का इजहार करते हैं, गुस्से के जज्बात का इजहार करते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, हम जॉयफुल होते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में भी हम जनरली देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत इंसान के साथ पेश आती हैं और इंसान इन कैफियत को मुख्तलिफ़ अंदाज में रिएक्ट कर रहा होता है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस दे रहा होता है। बस यही चीज़ें जब आपकी रिटन फॉर्म में आती हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के हवाले से जो साइंस इस्तेमाल होते हैं उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। और यही वो पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि आपकी रिटन फॉर्म में जब उसको लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग का जो पैसेज होता है उसको सेंस फ्राहम करते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस से मुताल्लिक है, क्यों लिखी जा रही है। उसके साथ साथ वो क्लैरिटी भी देती है। जब आप चीज़ों को तरतीब देते हैं तो उससे क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ आपने क्या कहा, कौन सी बात आपसे किस से रेलिवेंट है और किस में आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात को आप एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, किस बात को आप जोर दे रहे हैं। और इससे आपकी ओवरऑल जो राइटिंग का जो पैसेज होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। उर्दू में इसे रमूज़े औकाफ कहते हैं कि नहीं कहाँ पे आपने वक्फा करना है, कहाँ पे ठहरना है। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के शुरू में भी आपने अल्फाज देखे होंगे, ये तोए जोई होता है, फिर फे होती है, फिर स्वात होती है, फिर सले होती है, कहीं आयत का निशान होता है। तो वो भी बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स हैं। वहाँ बताया जाता है कहाँ आपने रुकना है, कहाँ आपने मिला के पढ़ना है, कहाँ आपने थोड़ा वक्फा करना है, कहाँ आपने सांस नहीं तोड़ना, कहाँ आयत ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये साइंस है जो आप राइटिंग को रेगुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। दीज आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स जो कि इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। फुल स्टॉप जिसे पीरियड कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, डैश, पेरेंथेसिस, ब्रेसिस, ellipsis, क्वेश्चन मार्क, कामा, कॉलन, हाइफन्स, ब्रैकेट्स, apostrophe and question marks. These are the 14 punctuations mark जो कि इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। अब हम इन पंक्चुएशन मार्क के हवाले से इंडिविजुअली देखते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फुल स्टॉप से, जिसे पीरियड भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ये मीनिंगफुल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है जो कि सेंटेंस बनता है, तो उसके एंड पे जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। जैसा कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इसके
के एंड पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरी चीज़, फुल स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे उसका आगाज़ हमेशा आप कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो आपको नजर आता है, birds are flying in the sky, तो यहाँ ये सेकंड सेंटेंस है, लिहाजा इसका आगाज़ जो है वो कैपिटल लेटर से हुआ है। तो फुल स्टॉप एक कंप्लीट सेंटेंस को एंड करता है और उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है। फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एब्रिविएशंस। जितने भी एब्रिविएशंस हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं उनके इस्तेमाल के लिए भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। जैसे कि BA, MA, MSc, LLB और इस तरह की बहुत सारी एब्रिविएशंस आप डेली लाइफ में देखते हैं। और रूल्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो फुल स्टॉप का रूल ये है कि जो भी एब्रिविएशन होगी जो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, जो इंग्लिश से रेलिवेंट होती है, तो उसके बीच में डॉट लगता है, यानी फुल स्टॉप लगता है। जैसे BA है तो B.A डॉट लिखेंगे, M.A के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह LLB के लिए L डॉट, फिर L डॉट और B डॉट लिखेंगे। तो रूल्स के हवाले से ये है कि आपने एब्रिविएशंस के बीच में और एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन हम जनरली देखते हैं आज के मॉडर्न एज में तो ये प्रैक्टिस नहीं है, इस हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बल्कि मोस्टली आज के मॉडर्न टाइम में जो इस तरह की एब्रिविएशंस के साथ जो वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन रूल्स के हवाले से आपको लिखना होता है। लेकिन कुछ एब्रिविएशंस ऐसी होती हैं जो इस हवाले से इन एब्रिविएशन से मुख्तलिफ हैं, जैसे कि एटसेट्रा, IE, EJ, ये लैटिन एब्रिविएशन से और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं। इनके और अपर वाली एब्रिविएशंस में फ़र्क ये है जिसको आपने ज़हनशीन करना है, वो ये है कि ये जब भी लिखी जाएंगी स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएंगी, और सेकेंडली इनको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपने फुल स्टॉप लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे कि आप ETC लिखते हैं तो ETC की फुल फॉर्म है एटसेट्रा, इसके एंड पे आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। सेकंड जो हमारे पास है वह IE, ये भी लैटिन एब्रिविएशन है और इसकी फुल फॉर्म बनती है इडस्ट, और इसको जब आप लिखेंगे तो आपने I.E. लिखना है, यानी I के बाद भी फुल स्टॉप और E के बाद भी आपने फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। जबकि थर्ड वन इज EG, एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसको भी जब आप लिखेंगे तो आपने E.G. लिखना है। तो इस हवाले से आपने ज़हनशीन रखना है कि जब भी आप इन लैटिन एब्रिविएशंस को लिखेंगे तो आपने फुल स्टॉप के हवाले से ज़रूर जहन में रखना है कि आपने इनके साथ फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ETC, I और EG के हवाले से जो कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता वो बताता चलूँ। ETC का मतलब होता है एटसेट्रा, और उर्दू में हम इसे कहते हैं मसलन, इन अदर ऑफ सेम काइंड्स, यानी इस तरह की और सारी चीज़ें वो लिखी जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल इस तरह होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज कर रहे होते हैं, उनको बता के फिर हम कहते हैं एटसेट्रा, यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं इस जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता चुके हैं। इसी तरह IE और EG, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको आपने समझना है। IE हम इस्तेमाल करते हैं ईडस्ट, उसका मतलब होता है जब हम चीज़ों को क्लोज कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, प्रिसाइज कर रहे होते हैं और चीज़ों को क्लोज डाउन कर रहे होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों में को बता के या रिलेट करके फिर उनमें से एक चीज़ बता के हम उस चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें एक ये ऐसी एक चीज़ जो है वो ऐसी है। जबकि EG में हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस बता रहे होते हैं, हम चीज़ों को ओपन अप कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस बता रहे होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक नहीं होते, हम एक दो चीज़ों को बताकर चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। तो इस तरह आपने IE और EG के बीच में और एटसेट्रा के यूजेज के हवाले से आपने थोड़ा सा ज़हनशीन करना है, इनके माइनर जो डिफरेंस है, ताकि आप इस हवाले से भी आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। हमारे पास पहली एग्जांपल है, ही हैज़ रिसेंटली पास्ड MA इंग्लिश, उसने हाल ही में MA इंग्लिश पास किया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो M.A. लिखें या सिंपल बगैर डॉट के आप लिखें MA, तो दोनों सूरतों में सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरर्स are responsible for terrorism, e.g. illiteracy, unemployment and bad governance।
यहाँ भी हम देखते हैं हमने EG का इस्तेमाल किया, यानी बहुत सारे अवामिल हैं जो टेररिज्म के फैलने का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर जहालत है, बेरोजगारी है और बैड गवर्नेंस है। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले जनरलाइज किया और उनमें से हमने 2-3 ऑप्शंस दे दिए, यानी हमने चीज़ों को ओपन अप किया है। तो इसलिए हमने EG का इस्तेमाल किया है। और EG को इस्तेमाल के हवाले से आप देखें कि टेररिज्म जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे हमने कामा लगाया है, फिर E डॉट, फिर G डॉट, और G डॉट के बाद फिर हमने कामा लगाया है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इलिटरेसी लिखा है। तो इसी तरह आपने EG को जब इस्तेमाल करना है तो इसी तरह इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी फैक्टर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टेररिज्म i.e. इलिटरेसी, यानी बहुत सारे फैक्टर्स को हम टेररिज्म के साथ मंसूब कर सकते हैं जैसा कि इलिटरेसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का बता रहे हैं और उसमें से प्रिसाइज क्या कर रहे हैं, उस चीज़ों को नैरो डाउन कैसे कर रहे हैं, हम उसमें से एक चीज़ बता रहे हैं जैसे इलिटरेसी है, यानी बहुत सारे अवामिल टेररिज्म के साथ मंसूब हैं जैसा कि जहालत। तो इस तरह हम चीज़ों को जनरलाइज करके फिर क्लोज करते हैं जब हम i.e. इस्तेमाल करते हैं। और i.e. के इस्तेमाल में भी आप देखें तो i डॉट E डॉट लिखा गया है और दोनों जो है वो अंडर दी कॉमा है। थर्ड एग्जांपल है मेजर फैक्टर्स कॉजिंग टेररिज्म आर इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। यहाँ पे हम देखें तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट किया है और उनमें से एक दो बता के हमने बताया इस जैसी और भी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें टेररिज्म का बायस बन रही हैं जिनमें से इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, यानी उस बहुत सारी चीज़ों में से एक दो चीज़ें इस तरह की हैं। नेक्स्ट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस होते हैं, जॉय के, एंगर के, अम्यूजमेंट, लाइक और लाइकनेस के। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, खुश होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, हैरानगी का इजहार कर रहे होते हैं, खुशी या गमी का इजहार कर रहे होते हैं, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को डिनोट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क से इस्तेमाल होता है। जैसा कि हिज न्यू बॉर्न डॉटर इज सो स्वीट, तो यहाँ हम किसी की बच्ची की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं तो उसके एंड पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे जब आप एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। हुर्रा पाकिस्तान है वन द मैच, यहाँ पे हुर्रा जो है ये इंटरजेक्शन है और उसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है, लिहाजा आप इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। वाओ इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम किसी जगह की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं, खूबसूरती के एक्सप्रेशंस बयान कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ वाव के साथ इस्तेमाल किया है। अलास माय नेबर हैज डाइड, यहाँ पे आप अपनी नेबर की फोतगी की वजह से परेशान हैं, आपने अपने अफसुर्दगी का इजहार किया है, तो उसके लिए आप भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करेंगे। अलास माय नेबर हैज डाइड, तो अलास के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया। गेट आउट ऑफ माय रूम, मेरे कमरे से चले जाइए, तो यहाँ पे आप किसी को गुस्से का इजहार कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ है एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। आउच यू हैव स्टेप्ड ऑन माई फुट, आपने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, तो यहाँ पे आप आउच इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इजहार के लिए भी आप इस जो आपको तकलीफ हुई है उसके इजहार के साथ आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह आपने खुशी, गमी, परेशानी, अफसुर्दगी और जॉयनेस के लिए जब भी आप एक्सप्रेशंस करते हैं तो उनको रेगुलेट करेंगे, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज वेरी सिंपल, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस या व्हेन यू राइट क्वेश्चन तो यू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चंस। जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इस तरह जब भी आप रिटन फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है, जिसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा इंग्लिश पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से सबसे कॉमन यूजेज जो है वो कॉमा का है और इस हवाले से बहुत सारे रूल्स हैं जो कि इसके साथ रेलिवेंट है। जैसे इट इज यूज्ड टू गिव अ शॉर्ट पॉज, ये किसी भी सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज देने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अब्दुल्ला माय कजन इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे हमने अब्दुल्ला बोलने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट पॉज दिया और उसके बाद हमने कामा दिया। अगर आप बोलने के हवाले से भी आप देखें तो अब्दुल्ला माई कज़न इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी मेरा कज़न अब्दुल्ला बहुत इंटेलिजेंट है, तो थोड़ा सा शॉर्ट पास जो आप देते हैं उसको आप कॉमा के ज़रिए से रेगुलेट करते हैं। द पीएम
इनॉग्रेटेड करतारपुरा कॉरिडोर लास्ट ईयर। पीएम ने लास्ट ईयर करतारपुरा कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। तो यहाँ पे भी जो छोटा सा पॉज आप दे रहे हैं द पीएम के बाद, उसमें आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह शॉर्ट पॉजेस के लिए आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है टू सेपरेट आइटम लिस्ट। अगर किसी सेंटेंस में मुख्तलिफ चीज़ों की लिस्ट आप बयान कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल होता है। जैसे कि वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर फॉर डेली यूज़। तो यहाँ आप मुख्तलिफ चीज़ें बयान कर रहे हैं, मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर। तो इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आपने ज़हनशीन करनी है, जो आखिरी चीज़ होती है आइटम लिस्ट में, उससे पहले आप एंड लगा भी सकते हैं और एंड के साथ आप कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते, ये ऑप्शनल है। लगाएं तब भी सही है और ना लगाएं तब भी सही है। आई हैव अ ग्रीन, ब्लू, ब्लैक इंक पेन। मेरे पास ग्रीन, ब्लू और ब्लैक इंक पेन है। तो यहाँ आप तीनों जो चीज़ें हैं उनको अलग करने के लिए आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाएगा। कॉमा इज आल्सो यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स और एडवर्ब्स क्लासेस। जितने भी एडवर्ब क्लासेस हैं या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स हैं, उनके साथ आपने अक्सर देखा हुआ कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली, रेदर, देयरफॉर, ऑलवेज, नर्वसली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फ्रेंकली। तो इस तरह के जितने भी एडवर्ब्स क्लासेस हैं उनको जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये अल्फाज अपने अंदर एक यूनिकनेस रखते हैं। ये आम सेंटेंस के सयाको सबात से मुख्तलिफ होते हैं, उससे थोड़ा हट के होते हैं, लिहाजा इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। जैसा कि अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज ट्रेन। यहाँ पे आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली जो है उसकी अपनी एक यूनिकनेस है जो कि रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस से के सियाको सबाक से हट कर है। ये एक यूनिक चीज़ को बयान कर रहा है, एक ख़ास तरह की कैफियत को बयान कर रहा है, लिहाजा आप उसको सेपरेट करेंगे तो उसके साथ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंकली आई कैन नॉट केयर वेदर शी एग्रीज विद मी और नॉट। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे साथ एग्री करती है या नहीं करती। तो इस सूरत में भी आपने फ्रेंकली के बाद जो है कॉमा का इस्तेमाल किया है, जिसने उससे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग किया है। आफ्टर यस एंड नो, जब भी आपने यस एंड नो लिखना है तो उसके बाद आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। जैसे यस योर नेम इज देयर इन द लिस्ट, यहाँ यस के बाद आपने कॉमा इस्तेमाल किया है। नो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, तो यहाँ पे आप नो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी आपने यस या नो लिखना है तो उसके बाद आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है, उसको सेपरेट करना है फर्दर सेंटेंस से। फॉर फॉर्म्स ऑफ एड्रेसेस, अगर आप किसी को नाम के साथ बुलाते हैं, आप उसके साथ फ्रेंकनेस है, या आप उसके जो डेजिग्नेशन है या स्टेटस है उस हवाले से आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अजलान कैन यू कम टू हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पे अजलान जो है उसके साथ फ्रेंकनेस है, वो एक शख्स का नाम है, तो उसके लिए हम उसको बाई नेम बुला रहे हैं अजलान। तो आपने अजलान के बाद फ़ौरन जो है वो कॉमा लगाना है, कैन यू कम टू हेल्प मी प्लीज़। इसी तरह जब आप किसी को एड्रेस करते हैं उसके स्टेटस के हवाले से, जैसे आप कहते हैं सर प्लीज़ हैव अ सीट, तो यहाँ पे सर के बाद आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे। मैडम कैन आई गिव यू समथिंग टू ड्रिंक, तो इसी तरह आप मैडम के साथ के बाद भी आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी और अल्फाज इससे इस तरह के होते हैं जिसमें आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, जैसे कि डियर सर, डियर मैम, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, या फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन होती है, तो उसके साथ आप उसको सेपरेट करने के लिए आप हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस को आप उसमें लिंक करते हैं, आप उसमें मिलाते हैं, जैसा कि हाउ एवर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी सेंटेंस में हाउ एवर इस्तेमाल होता है तो उससे पहले भी और बाद में भी जो है वो कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सेंटेंस को दो हिस्सों को मिला रहे होते हैं, लिहाजा ये सेंटेंस के लिए लिंकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से इन लिंकिंग वर्ड्स को जब भी आप लिखेंगे तो आप उनसे पहले और बाद में कॉमा लगाते हैं, जैसे कि हाउ एवर है, देयरफॉर है, तो इनफैक्ट है। तो इस तरह के अल्फाज के साथ हमेशा कॉमा लगा के उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हाउ एवर, ताहम। वी पोस्टपोन आवर प्लान ड्यू टू बैड वेदर, हमने ख़राब मौसम के बायस अपना प्लान मुलतवी कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें तो हाउ एवर इन दोनों जो सिचुएशंस है इनको कनेक्ट कर रहा है, तो लिहाजा इसको आपने कॉमा के ज़रिए से जो है वो सेपरेट करना है। कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस
is also regulated by comma. जब भी आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाएंगे तो आपने कामा का इस्तेमाल करना है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर एक सेंटेंस में आ जाती हैं तो उनको आपने कामा के जरिए मिलाना है। अगर इस सेंटेंस पे गौर करें तो दे ऑफर्ड हिम प्रमोशन and he accepted it immediately. The first part is an independent clause and the second part, he accepted it immediately, is also an independent clause. So this sentence is a combination of two independent clauses. So here and is used and is a coordinating conjunction here. तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले और फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको कामा यहाँ पे नजर आता है। दे ऑफर्ड हिम प्रमोशन के बाद कामा इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई है और फिर नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास है। तो इस तरह जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाएंगे तो उनके बीच में आपने कामा का इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। वी कैन गो आउट फॉर डिनर or we can order some fast food. This is one independent clause and this is second independent clause, and or is coordinating conjunctions, and here again we see कि or से पहले हमें कॉमा नजर आता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में है। I waited for the doctor for 2 hours but she never came. This is one independent clause and this is second independent clause. Here but is used to coordinate these two independent clauses. And here again we see there is a comma before coordinating conjunction and after first independent clause. तो इस तरह जब भी आपने सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करना है तो उसके साथ आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कॉमा इज यूज फॉर कनेक्टिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिफरेंस है, उसको समझना है। इंडिपेंडेंट क्लासेस के लिए तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कामा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो मुख्तलिफ क्लासेस आ जाएं तो आपने कामा कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ आपने ज़हनशीन करनी है। इफ़ यू स्टडी मोर योर ग्रेड्स माइट इम्प्रूव। यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज योर ग्रेड्स माइट इंप्रूव इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ फर्स्ट जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है और सेकंड क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज अलग से स्टैंड नहीं कर सकती, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत होती है, फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अलग स्टैंड कर सकती है। यहाँ एक रूल को आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है। जब किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों अलग क्लॉजेस हों और डिपेंडेंट क्लास पहले आए, डिपेंडेंट क्लास को आप ज़हनशीन करें कि ये नामुकम्मल है, इसे मुकम्मल होने के लिए किसी और चीज की जरूरत है। तो अगर डिपेंडेंट क्लास सेंटेंस के शुरू में आती है उसके बाद आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास आएगी। अब ये थोड़ा सा इसको जहन पे सोचें, जो चीज़ नामुकम्मल होती है तो उसके बाद आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है, और अगर इसके बरक्स किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ जाती है और डिपेंडेंट क्लास बाद आ जाती है तो फिर वहां पे आपको, चूंकि वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मीनिंगफुल और कंप्लीट होती है, लिहाजा आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई हियर्ड द न्यूज़ ऑफ माय ट्रांसफर। Here I was so happy is independent. When I heard the news of my transfer, this is dependent clause. So here no comma has been used. यहाँ पे कोई comma इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि independent clause start of this sentence में आई है, लिहाजा कॉमा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। तो इस रूल को आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास एक ही सेंटेंस में आ जाए और डिपेंडेंट क्लास जो कि इनकम्प्लीट है होती है, वो किसी पे डिपेंड कर रही होती है, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाती है तो उसके बाद कॉमा लगेगा। और अगर इंडिपेंडेंट क्लास जो कि कंप्लीट और मीनिंगफुल होती है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस और नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस के हवाले से भी बिल्कुल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास वाला मामला है। अगर किसी सेंटेंस में एसेंशियल रिलेटिव क्लास होती हैं तो याद रखें तो ऐसी क्लासेस हैं जिसके बगैर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता, कोई अच्छा सेंस फराहम नहीं करता, यानी वो एक सेंटेंस के लिए लाजमी होती हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में एसेंशियल रिलेटिव क्लास इस्तेमाल होगी तो वहाँ कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको लिए आसानी होगी कि एसेंशियल रिलेटिव क्लास में आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, वो कॉमा के इस्तेमाल के बगैर भी जो है वो मीनिंगफुल और कंप्लीट है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट लेडी इज द डॉक्टर हु ऑपरेटेड माय मदर लास्ट मंथ।
यहाँ पे हम देखते हैं तो who is here is used as a relative clause, essential relative clause। अगर हम who को यहाँ से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो सेंटेंस बनता है that lady is the doctor operated my mother last month। तो यहाँ अगर who को आप निकाल दें तो सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर जो है उसका बैलेंस खत्म हो जाता है, उसका सियाको सबाब और मीनिंग जो है वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। लिहाजा ये हु जो है यहाँ पे बहुत एसेंशियल है। लिहाजा आपने एसेंशियल क्लास में यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे आपने कॉमा को इस्तेमाल नहीं करना है और इस चीज को अच्छी तरह से आपने रिपीट करना है और जहन में बिठाना है। He is the person whom you can trust। ये वो शख्स है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगेन आप देखें तो whom is essential relative clause for this sentence। तो that is why यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा रूल के तौर पर आपने याद रखना है कि जब भी एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगी तो वहां पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बरक अगर किसी सेंटेंस में नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाती है तो सिचुएशन इससे रिवर्स हो जाएगी। जब नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाती है तो उसको एसेंशियल क्लॉज से अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल हमारे पास है पीपल लव टू सेलिब्रेट 14th अगस्त विच इज द नेशनल डे ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे हम देखते हैं तो पीपल लव टू सेलिब्रेट 14th अगस्त ये एसेंशियल क्लॉज है और जबकि विच इज द नेशनल डे ऑफ आवर कंट्री इज नॉन एसेंशियल। अगर हम नॉन एसेंशियल क्लॉज को इस सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंगफुल है। यानी पीपल लव टू सेलिब्रेट 14th अगस्त, तो विच इज द नेशनल डे ऑफ आवर कंट्री ये नॉन एसेंशियल है, इसको रिमूव भी कर दिया जाए तो सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लास को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको आपस में जुदा करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। ये कॉमा लगाया गया है ताकि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लास को आपस में डिफरेंशिएट किया जाए। सेकंड एग्जांपल है माय फ्रेंड जाहिद whom you met yesterday got new job in a multinational company। मेरा फ्रेंड जाहिद जिससे आपने कल मुलाकात की थी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि whom you met yesterday, इसको अगर आप देखें तो ये नॉन एसेंशियल क्लास है, तो ये सेंटेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। तो इसको सेपरेट करने के लिए, एसेंशियल क्लासेस से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आप देखें उससे पहले भी काम आया है और उसके बाद भी काम इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह अगर आप किसी सेंटेंस में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो नॉन एसेंशियल क्लास को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। कॉमा की तरह सेमीकोलन भी थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से। तो ये उस वक्त यूज होता है जब आप एक ही तरह के जो रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, जो रिलेटेड होती हैं, उनको जब आप कंबाइन करते हैं, एक ग्रुप की सूरत में कंबाइन करते हैं तो वहाँ आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप वहाँ सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये भी कॉमा की तरह एक पॉज है लेकिन इसके पास की जो नोयत है, जो यूजेज है वो कॉमा से मुख्तलिफ है। ये मोस्टली एक ही तरह की जो चीज़ें होती है उनको एक फॉर्म की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में जो है वो इकट्ठा करके उसके साथ सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है। आई वेंट टू सी अ मूवी विद माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने गया। आई थॉट इट वॉज अमेजिंग बट शी थॉट इट वॉज टेरिबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमें लगता है मैं अपनी बीवी के साथ मूवी देखने गया, अब उसी चीज़ का तसलसल चल रहा है कि मैंने उस मूवी के मुतालिक ये सोचा कि आई थॉट इट वॉज अमेजिंग बट शी थॉट इट वॉज टेरिबल। तो यहाँ पे आम सेंस तो यही आता है कि अमेजिंग के बाद हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन ये चीजें आप देखें तो एक सीक्वेंस में चल रही हैं, एक दूसरे के साथ उनकी जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो इस तरह के सेंटेंस में जहां चीजें एक रिलेशन के साथ, एक सीक्वेंस के साथ चल रही है और दो एक तरह की चीजें आ जाती हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं, तो वहां आपने कॉमा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि वहां पे आपने जो है वो सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। जहां पे जिस तरह के इस सेंटेंस में आई थॉट इट वॉज अमेजिंग, इसके बाद सेमीकोलन इस्तेमाल हुआ है बट शी थॉट इट वॉज टेरिबल, कि लेकिन वो ये सोच रही थी कि ये बहुत टेरिबल है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं जो इंटर रिलेटेड थिंग्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं तो वहां आपने कॉमा की जगह पे सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल है टैक्स अथॉरिटी सर्व्ड नोटिसेस टू हिम ऑन 25th ट्यूसडे, 6th फ्राइडे, 11th सैटरडे बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड। यहाँ की अगर आप और करेंगे तो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर हैं। जहाँ 25th that was Tuesday, 6th that was Friday and 11th that was Saturday।
تو یہاں پہ آپ کو 3 ڈیٹس نظر آتی ہیں اور 3 جو ہے وہ نیمز آف ڈیز نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو آپ دیکھیں، ایک تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بار بار کامے کا ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور چیزوں کا کوئی بیلنس نظر نہیں آتا. تو ایسی صورت میں جو ایک طرح کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے کمبائن کرنا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوں گی کہ آپ نے جو ڈیز اور ڈیٹس جو کہ ایک ہی چیز کے تھے، یعنی 25 کو ٹیوزڈے تھا، 6 کو فرائیڈے تھا اور 11 کو جو ہے وہ سیٹرڈے تھا، تو آپ نے ان کو انٹر ریلیٹڈ چیزوں کو اکٹھا کیا اور ان کے بعد آپ نے کامے کی جگہ سیمی کولن لگا کے ان کو گروپ بنا دیا. تو اس طرح سیمی کولن جب انٹر ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بعد کامے کے بجائے آپ سیمی کولن استعمال کرتے ہیں. شی از این امیریکن، ہی از اے پاکستانی. تو اس کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، شی از این امیریکن، ہی پاکستانی. تو آپ ایک تو ریپیٹیشن سے بچ جاتے ہیں، دوسرا ریلیٹڈ چیزوں کو آپ جو ہے وہ سیمی کولن کے ساتھ استعمال کر کے ایک گروپ کی صورت میں یا ایک ریلیشن کی صورت میں آپ بیان کر سکتے ہیں. تو اس طرح سیمی کولن جو ہے وہ کامے کے بجائے ایسی سچویشن میں استعمال ہوتا ہے جب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فلو میں چل رہی ہوتی ہیں، سیکوینس میں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بجائے آپ کامہ استعمال کرنے کے سیمی کولن استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ از بریسز. میتھمیٹکس میں ان کو کرلی بریکٹس کہتے ہیں اور یہ استعمال ہوتی ہیں موسٹلی ان کمپیوٹر میں، میتھمیٹکس میں اور میوزک کے نوٹس کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ان کی رائٹنگ کی بات کریں تو کوئی سڈن یا انسیڈنٹل جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو آپشنل انفارمیشن ہوتی ہیں، اس کو جب آپ کسی سینٹنس میں لکھتے ہیں تو اس کو انڈر دی بریسز آپ لکھتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو علیحدہ سے تھوڑا سا اٹینٹیو پوزیشن میں لے آئیں اور اٹینشن گین کرنے کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا ان کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکول چوائسز ہوتی ہیں، لسٹ آف ایکول چوائس ہو، لسٹ آف نمبر آف سیٹس ہو، تو اس کو جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ بریسز استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، چوز ون کلر فار یور برتھ ڈے پارٹی. تو ہیئر ریڈ، بلو اینڈ پرپل کلر is written under braces. So these are additional and optional information جو کہ ایک under the braces لکھی گئے ہیں. یہ additionally لکھے گئے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن additionally information کے لیے لکھے گئے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کسی سینٹینس میں کوئی additional information دینا چاہتے ہیں، کوئی اور options دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ان چیزوں کو under the braces لکھتے ہیں. What types of movies are your favorite؟ کس طرح کی موویز آپ کی فیوریٹ ہیں؟ تو یہاں پہ جو موویز کا آپشن ہے یا جو ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ موویز، جیسے ہارر مووی ہے، لو سٹوری ہے، ایکشن مووی ہے، وہ آپ انڈر دی بریسز لکھتے ہیں جو ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر لکھی جاتی ہیں. He selected his favorite subjects as he attempted third time for CSS. اس نے اپنے پسندیدہ سبجیکٹس کا انتخاب کیا CSS کی تھرڈ اٹیمپٹ کے دوران. تو یہاں جو اس کے پسندیدہ سبجیکٹس تھے اس کی ڈیٹیل اس نے بتا دی ہے، یعنی اردو تھی، پنجابی تھی اور پولیٹیکل سائنس تھی. تو اس طرح آپ نے بریسز کو استعمال کرنا ہے جب آپ کسی سینٹینس میں کوئی ایڈیشنل انفارمیشن یا آپشنل انفارمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی چوائس دینا چاہتے ہیں، نمبر آف سیٹس آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو آپ بریسز کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ از بریسز اینڈ دیٹ از اسکوائر بریکٹس. اس کا اور کرلی بریکٹس کا جو فرق یہ ہے کہ اس میں کروز ہوتے ہیں اور اس میں کروز نہیں ہوتے، اور اسے بریسز کہتے ہیں اور اسے اسکوائر بریکٹس بھی کہتے ہیں. یہ ایکسٹرا اور ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی کلیریفیکیشن کرتا ہے یا کوئی کریکشن کی جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی انڈر دی بریسز لکھا جاتا ہے. جیسا کہ ہی پریپیئرڈ 3 ڈشز آن ہز ویڈنگ، اس نے اپنی شادی پہ 3 ڈشز استعمال کی ہیں یا 3 ڈشز جو ہے وہ سرو کی ہیں. اگر آپ اس چیز کو ایڈیشنل لکھنا چاہیں تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ہی پریپیئرڈ 3 ڈشز اینڈ یو کین ایڈ دی نیم آف دیز ڈشز، جیسے چکن ہے، قورمہ ہے اور پلاؤ ہے. تو ان 3 چیزوں کو جو کہ آپ ایڈیشنلی بیان کر رہے ہیں، آپ انڈر دی بریسز یا انڈر دی اسکوائر بریکٹس لکھ سکتے ہیں جو کہ ایڈیشنل اور ایکسٹرا انفارمیشن کے طور پر ہوگی. اسی طرح ہی از آور فیملی فرینڈ، یہاں ہی از آور فیملی فرینڈ بھی اس چیز کے سیاق و سباق کو بیان کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ہی کے ساتھ ازلان لکھ دیتے ہیں تو اٹ ڈینوٹس سم ایکسٹرا انفارمیشن آف دیٹ پرسن ہوز نیم از اسلان.
Many people were present in the meeting. यहाँ पे आप देखते हैं तो people के जो स्पेलिंग है वो गलत लिखे गए हैं, PUPLE लिखा गया है, जबकि उसके राइट स्पेल जो हैं वो PEOPLE बनते हैं। अगर आप इस तरह की मिस्टेक को इंडिकेट करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसकी करेक्शन के लिए उसके जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आप अंडर दी ब्रेसेस लिखते हैं। तो दिस इज द राइट वे ऑफ पॉइंटिंग आउट सम मिस्टेक्स एंड गिव द राइट ऑप्शन फॉर दैट मिस्टेक। तो इस तरह आप इस तरह की चीज़ों को अंडर द ब्रेसेस लग के उसकी जो करेक्शन है वो भी बताते हैं और उसकी जो मिस्टेक होती है उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है पोजेशन के लिए। वो जब किसी चीज़ की मलकियत को बयान किया जाता है, किसी की मलकियत को जाहिर किया जाता है, तो उसके लिए जो साइन इस्तेमाल होते हैं उसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। हैव यू सीन अहमद्स न्यू कार? क्या आपने अहमद की नई कार देखी है? उर्दू में हम कहते हैं अहमद की कार, उसका घर, उसका भाई, उसकी माँ। तो इस तरह के अल्फाज जो एसोसिएशन और पोजेशन को जाहिर करते हैं, और इंग्लिश में जब आप इनको लिखेंगे तो आप उस वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, और अपॉस्ट्रोफी में आप एस लगाते हैं, और एस लगा के अपॉस्ट्रोफी के साथ आप एस इस्तेमाल करते हैं जो उस शख्स की चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है। दिस इज माई ब्रदर्स बर्थडे गिफ्ट। ये मेरे भाई का बर्थडे गिफ्ट है। ब्रदर्स बर्थडे गिफ्ट, मेरे भाई का बर्थडे गिफ्ट है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल हुई है, उसके साथ एस लगाया है, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये मेरे भाई का बर्थडे गिफ्ट है। तो इस तरह अपॉस्ट्रोफी आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों की पोजेशन के लिए। फोर्ब्स मैगजीन पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल, दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट। तो यहाँ दुनिया के, ये पोजेशन किसकी है? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल। तो इस तरह जब चीज़ों को आप डिनोट करते हैं, किसी के पोजेशन को आप बयान करते हैं, तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल होती है। और अपॉस्ट्रोफी जनरली जो है वो उस वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और एस लगाते हैं, तो वो उस चीज़ की पोजेशन को उसके साथ उसकी जो रिलेशन है उसको बयान करता है। माई ब्रदर्स होम इज लोकेटेड इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। मेरे भाई का घर अगली गली में वाक़ है। तो यहाँ पे माई ब्रदर्स, अब ब्रदर के बाद आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं, तो ये भाई की मलकियत को जाहिर करता है। अपॉस्ट्रोफी के हवाले से आपने एक चीज़ को ज़हननशीन करना है कि अगर कोई नाम सिंगुलर नाउन है और वो नाम एंड होता है एस के साथ, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी आप सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं। जैसा कि थॉमस पेरेंट्स आर कमिंग नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे थॉमस जो है वो सिंगुलर नाउन है और इसका आखिरी वर्ड जो है वो एस है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, थॉमस पेरेंट्स आर कमिंग नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है। और अगर आप इसके साथ सिंगल एस लगा दें, डबल एस लगा दें, यानी थॉमस पेरेंट्स आर कमिंग नेक्स्ट मंथ, तो ये फॉर्म भी सही है। तो इस तरह के नाम के लिए आप सिंगल एस लगाएं या डबल एस लगाएं, दोनों सूरतें सही हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है शम्मस ब्रदर इज अ मैनेजर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई शम्मस का आखिरी वर्ड भी एस है, इसका इस तरह भी आप लिखें तब भी सही है। और अगर आप इसको इस सूरत में लिखते हैं शम्मस ब्रदर इज अ मैनेजर, यानी डबल एस इस्तेमाल कर लें, तो तब भी सही है। तो ये जो रूल है ये सिंगुलर नाउन के लिए है, एंडिंग विद एस। इसके बरक्स अगर कोई ऐसे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल नाउन्स हैं, तो उसके साथ सिर्फ सिंगल एस ही आपने इस्तेमाल करना है। इसकी चीज़ उसके साथ आपने डबल एस किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि द गर्ल्स न्यू जिम्नास्टिक कोचेस आ गोल्ड मेडलिस्ट। जहाँ पे गर्ल हम देखते हैं तो प्लूरल नाउन है, तो इस तरह के प्लूरल नाउन्स के साथ आपने हमेशा सिंगल एस इस्तेमाल करना है। गर्ल्स न्यू जिम्नास्टिक कोच इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। नेक्स्ट है आई हैव 7 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर। यहाँ 7 years जो है वो प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, तो उसके साथ आपने सिंगल एस इस्तेमाल करना है। आई हैव 7 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर। यहाँ पे आप जो है वो प्लूरल नाउन के लिए डबल एस इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेबर्स डिमांडेड फॉर इंक्रीज इन सैलरी। हियर लेबर्स आर डिनोटिंग प्लूरल नाउन्स, सो दैट इज वाई ओनली सिंगल एस इज यूज्ड फॉर पोजेशन। पीपल्स रिस्पॉन्स इज वेरी अलार्मिंग। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, तो उसको हमने एस के साथ डिनोट किया है और सिंगल एस के साथ लगाया है अपॉस्ट्रोफी के लिए। इसी तरह अपॉस्ट्रोफी के हवाले से कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। तो
تو اس چیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کچھ الفاظ یا کچھ پوزیسو پروناؤنس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپوسٹرافی استعمال نہیں ہوتی، اینڈ دیز آر فار ایگزامپل ہرز، یورز اینڈ آرز. ان کو جب بھی آپ استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ آپ نے اپوسٹرافی والا ایس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کو اسی فارم میں آپ نے استعمال کرنا ہے. جیسا کہ دیٹ روم از ہرز، دس از دا رائٹ فارم آف رائٹنگ ہرز. لیکن اس کو اگر آپ اس فارم میں لکھیں گے دیٹ روم از ہرز، جس طرح آپ جنرل اپوسٹرافی یا پوزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے از دس بک یورس، کیا یہ کتاب تمہاری ہے؟ دس از دی رائٹ وے آف رائٹنگ یورس، بٹ اف یو رائٹ اٹ ان دس فارم سو دس از رانگ وے آف رائٹنگ یورس. تو آپ نے ہرز، یورز اور آرس ان کو جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اپاسٹرافی کا جو رول ہے اس کو اپلائی نہیں کرنا، بلکہ ان کو جنرل فارم میں ہی لکھنا ہے. Our car is more spacious than yours and the wrong way is our car is more spacious than yours. جنرل وے میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس طرح آپ نے ہرز، یورز، آورز اس کو جب آپ استعمال کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جنرل جو اپاسٹرافی والے رولز ہیں ان کو اپلائی نہیں کرنا. اس کے علاوہ اپاسٹرافی کنٹرکشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جب آپ الفاظ کو کنٹرکٹ کرتے ہیں یعنی ان کو سکیڑتے ہیں تو اس کے لیے اپاسٹرافی استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ آئی ایم کی جگہ آپ لکھتے ہیں آئی ایم، شی از، شی از، ہیڈ، ہی وڈ، couldn't، could not، doesn't، does not، shouldn't، should not. تو اس طرح جب آپ کنٹرکشن کرتے ہیں الفاظ کی تو اس کے لیے اپاسٹرافی استعمال ہوتی ہے. I am a teacher. It denotes that I am a teacher. She is waiting at the stop. She is waiting at the stop. They aren't coming to the party. They are not coming to the party. He shouldn't take part in politics. He should not take part in politics. تو اس طرح آپ اپاسٹرافی جو ہے جب آپ کنٹرکشن کرتے ہیں الفاظ کی تو اس کے ساتھ آپ اپاسٹرافی استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کو کنٹریکٹ کرتے ہیں. نیکسٹ از کوٹیشن اینڈ اسپیچ مارکس، یعنی کوٹیشن مارکس. تو سمپلی جب آپ کوئی کوٹیشن لکھتے ہیں یا کسی کے کوٹیڈ ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو انڈر دی کوٹیشن مارک یا انڈر دی اسپیچ مارکس لکھتے ہیں. جیسے ہی سیڈ he has been appointed as a teacher. تو یہاں پہ he has been appointed as a teacher is a quoted words of someone else. So that is why these words would be written under quotation marks. کوٹیشن مارک کے حوالے سے آپ نے صرف ایک چیز ذہن نشین کرنا ہے کہ اس کا جو آپ آغاز کریں گے اس میں آپ نے الٹے کام میں ڈبل لگانے ہیں اور اینڈ کریں گے تو آپ نے اس کو سیدھے کام میں لگانے ہیں. دوسرا، کوٹیشن مارک کو جب آپ اینڈ کرتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ پہلے فل سٹاپ پھر کوٹیشن مارک بھی لگا سکتے ہیں اور کوٹیشن مارک کے بعد بھی فل سٹاپ لگا سکتے ہیں. یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں، یعنی آپ پہلے فل سٹاپ لگائیں پھر کوٹیشن مارک لگائیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر آپ کوٹیشن مارکس پہلے لگائیں اور فل سٹاپ بعد میں لگائیں تو دونوں صورتیں صحیح ہیں. دونوں طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میتھ از مائی فیورٹ سبجیکٹ. یہاں پہ میتھ جو ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے، اس کو کوٹ کیا گیا ہے میتھ کو، لہٰذا آپ میتھ کو انڈر کوٹیشن مارک لکھیں گے، یعنی میتھ کو جو ہے ایز اے ریفرنس استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح جب آپ کی چیزوں کو کوٹ کریں گے، اسپیسیفائی کریں گے تو اس کے لیے ان چیزوں کو آپ انڈر دی کوٹیشن مارک لکھیں گے. پالیٹکس از دی نیم آف ارسطوٹلز بک. یہاں جو پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس جنرل نہیں ہے بلکہ ارسطوٹل کی بک کا نام ہے جو ایز اے ریفرنس استعمال ہوئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، لہٰذا آپ اس بک کو انڈر دی کوٹیشن مارک لکھتے ہیں. اگر کسی سینٹینس میں دو کوٹیشنز آ جاتی ہیں یعنی کوٹیشن ود ان کوٹیشن تو اس کے لیے جو سیکنڈ کوٹیشن ہوگی یا سیکنڈ کوٹیڈ ورڈز ہوں گے ان کو آپ نے سنگل کاما کے اندر لکھنا ہے. عبداللہ ٹولڈ می ازلان سیڈ ہی ول کم لیٹ دس ایوننگ. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو اب ازلان سیڈ ہی ول کم لیٹ دس ایوننگ، یہ فل کوٹیشن مارک ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو ازلان کے الفاظ ہیں ہی ول کم لیٹ دس ایوننگ، یہ اس کے کوٹیشن کے اندر اس کے کوٹیڈ ورڈز ہیں یعنی ڈبل کوٹیشن ہو گئے، تو ان کو آپ نے مارک کرنا ہے سنگل کاما کے ساتھ، یعنی سیکنڈ کوٹیڈ ورڈز کو آپ نے کوٹیشن کے اندر سنگل کاما کے اندر آپ نے ان کو مارک کرنا ہے. اور اس کو اینڈ جب آپ کریں گے تو آپ نے فل سٹاپ پھر آپ نے سنگل کاما اور پھر ڈبل کاما لگاتے تو اس طرح آپ نے اس کو ڈی نوٹ کرنا ہے. جان سیڈ آئی ریڈ این امپورٹنٹ آرٹیکل آن کلائمیٹ چینج
टाइटल क्लाइमेट चेंज कॉस्ट टू ह्यूमैनिटी। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये सारे के सारा सेंटेंस जो है वो फुल कोटेशन है, लेकिन उस कोटेशन के अंदर हमें कोटेड चीज मिलती है, दैट इज द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज कॉस्ट टू ह्यूमैनिटी। सो ये कोट किया गया है उस कोटेशन के अंदर एक और तरह से, लिहाजा ये कोटेशन अंडर कोटेशन होगी। तो इसको आपने हमेशा सिंगल जो कामा है उसके ज़रिए से आपने इसको डिनोट करना है। तो आप जब कोटेशन के अंदर को दूसरी कोटेशन को कोट कर रहे होते हैं तो आपने उसको डिफरेंशिएट करना होता है सिंगल कॉमे के साथ। अजलान सेड अब्दुल्ला आस्क्ड द शॉपर। अजलान ने कहा कि अब्दुल्ला ने शॉपकीपर से पूछा, विल दिस रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन माई टीवी? क्या ये रिमोट कंट्रोल मेरी टीवी पे काम करेगा? तो यहाँ पे हम देखें तो अजलान सेड के बाद पूरा सेंटेंस जो है वो एक कोटेशन है, लेकिन इस कोटेशन के अंदर जो आपको अल्फाज नजर आते हैं जो अब्दुल्ला ने पूछे शॉपकीपर से, वो भी एक कोटेड चीज है। विल दिस रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन माई टीवी, ये क्वेश्चन भी है और अब्दुल्ला के कोटेड वर्ड्स भी हैं, लिहाजा ये कोटेशन के अंदर कोटेशन हो गई, कोटेशन के अंदर कोटेड वर्ड्स हो गए, सेकंड कोटेड वर्ड्स। तो उसको आपने डिफरेंशिएट करना है किसके साथ? आपने उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के साथ आपने डिफरेंशिएट करना है, चूंकि ये सेकंड कोटेड वर्ड्स हैं। तो इस तरह आप कोटेशन के अंदर जब सेकंड कोटेशन करते हैं, बेशक वह इंटरोगेटिव फॉर्म में हो या स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, आपने इनको सिंगल इन्वर्टेड कामास में इंडिकेट करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन लेंथी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से जितने भी प्रिंसिपल और रूल्स हैं आपके साथ बयान करूं। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस हवाले से मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।